हेलो एवरीवन। क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स डील किए हैं, जैसे कि विद्युत बल क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या होते हैं। तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक में सबसे पहले ध्यान रखिए कि किसी भी आपको चैप्टर अच्छे से स्टडी करा होना चाहिए। ठीक है, उसके कंसेप्ट आपने डील कर चुके हो ताकि आपके दिमाग में पूरा रेंज हो सब चीज़ें कि क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप जब कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, मतलब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को एक दो बार, दो तीन बार ध्यान से पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल को दो तीन बार ध्यान से पढ़ने से उस वो प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना आसान होता है। कई बार स्टूडेंट प्रॉब्लम पढ़ लेता है लेकिन प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम है क्या। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो आप क्वेश्चन को हमेशा न्यूमेरिकल को दो तीन बार ध्यान से पढ़ें। तो आज जैसे हम लोग न्यूमेरिकल उठाते हैं तो हमारा पहला न्यूमेरिकल आता है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, दो तीन बार पढ़िएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एक बार मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ फिर से। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल कैपिटल F न्यूटन है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल दे रखा है F न्यूटन। अब ये पूछा इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। देखिए दूरी आधी कर दी गई है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिए, प्रोटॉन कर दिए हैं, और फिर पूछ रहे हैं वैद्युत बल कितना होगा। कूलाम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कूलाम के नियम से अगर आप देखिए, इन्होंने सोल्यूशन में अगर बात करते हैं कूलाम के नियम से एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों ही जो पार्टिकल है, दोनों ही चार्ज पार्टिकल वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो Q1 Q2 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, QE। और Q1 की जगह पे QE होगा, Q2 की जगह पे QE होगा। तो QE इंटू QE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आर ई क्या है, आर ही है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर होता ही होता है। सिंस यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ई आ रहे हैं सफिक्स में, इसलिए एफ के नीचे भी सफिक्स में ई लगा रखा है। ठीक है, तो ये एक नियम इलेक्ट्रॉन कूलाम का नियम बन गया इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स के लिए। अगर हम प्रोटॉन कर देंगे तो प्रोटॉन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तथा के बाद जो लिखा हुआ एफ पी बराबर, तो पी पी यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों पर आवेश की मात्रा समान है। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया हुआ है, केमिस्ट्री से भी आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज की अमाउंट होता है वो सेम होता है, बस उनकी जो पोलैरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, चार्ज का अमाउंट दोनों पे सेम होता है, तो जो फोर्स होगा वो भी इक्वल होगा। तो अगर हम इक्वल देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, एफ पी को या एफ ई से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो तो सब खत्म हो जाते हैं, केवल आर ई और आर पी रह गया। सिंस अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया कि जो प्रोटॉन के केस में था उनकी दूरी क्या कर दी थी कि आधी कर दी गई थी, यानी जो आर पी है वो आर ई का कितना है, हाफ है। देखिए इन्होंने जो साइड में ब्रैकेट में बता दिया कि आर पी क्या होगा, आर ई का हाफ। बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया गया कि दोनों इससे आधी दूरी पर स्थित, आधी दूरी पे यानी जो पहली दूरी थी उसका आधा कर दिया, तो आर पी हो गया आर ई अपॉन 2। तो जो यहाँ पे जो स्क्वायरिंग चल रही थी जिसमें आर ई स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर था, तो आर पी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आर ई अपॉन 2 रखेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे तो आर ई स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा। ओके, और फिर आप यहाँ पे आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और 4 ऊपर आ जाएगा, आप जानते हैं मैथमेटिक्स से 4 ऊपर आ गया। तो जो उनका फोर्स का जो रेशियो था वो आपके सामने आ गया 4:1। तो जो प्रोटॉन के बीच में फोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स का कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। तो उन्होंने ये पूछा था कि बल कितना होगा वैद्युत बल प्रोटॉन के केस में, तो ये वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों को जो बल था उसका 4 गुना होगा। तो ये क्वेश्चन था। इसको दोबारा अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, क्योंकि मैं तेज़ी से समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदा है ये, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप वीडियो को कभी भी पॉज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। सो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे दूसरे नंबर पर चलता हूँ, तो दूसरा नंबर लेते हैं। यहाँ पे अब ये न्यूमेरिकल है, इसमें स्टेट कर रहे हैं दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, दो आवेशों को हवा में रखने पर उनके बीच बल कार्य करता है 80 न्यूटन का। आगे कहते हैं इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। अब उन्होंने क्या कर दिया ना, दोनों आवेश जो रखे हुए थे उनके बीच में जो मीडियम था, मीडियम मतलब जो माध्यम था, जैसे नॉर्मली हवा रहती है, वायु रहती है, उन्होंने उसके बीच में मीडियम चेंज कर दिया। अब सपोज जल में चलेगा या कहीं और, तो जो बल था वो घट गया, बल का मान कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। तो माध्यम का परावैद्युतांक पूछ रहे हैं, माध्यम का परावैद्युतांक।
तो आपको याद हो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे आता है वो सब माध्यम के लिए ही आते हैं। तो इस बार माध्यम हमारा जो होगा हमें निकालना है कि माध्यम का परावैद्युतांक कितना है। और माध्यम का परावैद्युतांक को हम कैपिटल के से शो करते हैं। तो इस बार जो फॉर्मूला बनेगा उसको देखिए, अब देखिए सोल्यूशन बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आवेशों को वायु में रखा जाता है तब उनके बीच जो हम नॉर्मल फॉर्मूला जानते हैं वो आपके सामने एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ का जो वैल्यू थी शुरू में कितनी थी, 80 थी, 80 आपने लग दी। Q1 Q2 सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अब जब आवेशों के परावैद्युत में रखा जाता है तब उसका क्या होगा, सपोज उसमें फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन हो जाती है। पहले एफ प्राइम से शो किया, एफ के ऊपर डैश लगा रखा है, अक्सर बच्चे डैश कहते हैं, मैं प्राइम कहता हूँ। तो एफ के ऊपर प्राइम लगा रखा है, वो एफ प्राइम की वैल्यू कितनी है, 8 है, आपको पता है। इस बार एक के कॉन्स्टेंट हमने नीचे लगा लिया, जो नया माध्यम है उसका परावैद्युतांक है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सब चीज़ें पुरानी वाली हैं, बस इस बार एफ की जगह पे एफ प्राइम आया है, एफ प्राइम की वैल्यू 8 न्यूटन है, बाकी चार्ज वही है, दूरी वही है, और माध्यम एक नया आया है, तो माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के से नीचे शो कर रखा है। तो नया वाला फॉर्मूला बन गया 8 इज इक्वल टू दिस वन। तो आपको पिछले जो फॉर्मूला ऊपर जो आया था 80 इज इक्वल तो 1/4, ये ऊपर देखिए, ये जो है इक्वेशन 1 जो क्या रखा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 80 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 80, 80। तो नीचे जो एक्सप्रेशन आया हुआ है उसमें के को छोड़ के बाकी पूरी वैल्यू क्या 80 को शो कर रही है। के को आप छोड़ दीजिए नीचे वाले में, यहाँ पे अगर आप के को थोड़ी देर छोड़ देंगे तो बाकी सब चीज़ें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, Q1 Q2 भी है, आर स्क्वायर भी है। तो के को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 80, ऊपर हम देख चुके हैं। तो के को छोड़ दिया, ऊपर बाकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 80। अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपली आप जानते हैं कितना मिलने वाला आपको, के इजकल टू 10। तो आपका परावैद्युतांक का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टेट कर रहा है नंबर 7। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, 81 हो, तो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। अब ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए हमेशा परावैद्युतांक का, के इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर होती है निरपेक्ष वैद्युशीलता और नीचे होती है आपकी जो वैक्यूम की विद्युशीलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए। के क्या होता है, परावैद्युतांक। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता है, आपको परावैद्युतांक के की वैल्यू दे रखी है 81, एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता ही है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कैलकुलेट करके। ये जरूर करिए न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है। नंबर 8 पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरा न्यूमेरिकल स्टेट कर रहे हैं, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेशों से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी यानी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे रखी है, पूछ रहे हैं कि इतनी कब कहाँ पर होगी, और आवेश की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, केवल ये पूछ रहे हैं कितनी दूरी पर, आर की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। अब यहाँ पे हम एफ की वैल्यू अगर लगा देते हैं तो ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला ये रेडी हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। वैसे आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप जानते हो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिंदु आवेश के कारण के लिए। और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कांस्टेंट होती है 9 इंटू 10⁹। ई की वैल्यू 450 दे रखी है, क्यू का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सारी वैल्यूज पता है, केवल एक वैल्यू नहीं पता, वो है आर। तो इसमें जब आप फॉर्मूले सारी वैल्यू रख देते हैं तो आर स्क्वायर कैलकुलेट होकर आ जा रहा है। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, सबसे नीचे वाली लाइन में कैलकुलेट होकर आखिरी में आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इस दिस इम्प्लाइज ऑल्सो डेट आर इक्वल टू 1, क्योंकि आर स्क्वायर अगर 1 है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 मीटर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दूरी निकाल लिए यहाँ पे कि कितनी दूरी पर अगर चार्ज को रखा जाए तो उनकी वैल्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। सो सिंपली न्यूमेरिकल का मकसद ये होता है कि जो आपने कंसेप्ट पढ़े फिजिक्स के इस चैप्टर के, वो उनका बेहतर ढंग से आपके दिमाग में अरेंजमेंट हो जाए। तो आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और पीछे जो न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल्स क्या है, और ये सब चीज़ों का आपके दिमाग में व्यवस्था से पूरा कंसेप्ट बैठ जाए। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल और लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही अच्छा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों, भुजा ए वाले यानी वर्ग है, उसकी एक साइड की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए, और वर्ग के 4 कोने होते हैं, 4 कोने का नाम क्या है, ए बी सी डी। चित्र में देखिए साइड में ए बी सी डी एक वर्ग के 4 कोने हैं। प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है, स्मॉल क्यू देखिए सब पे रखा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, मैंने पिक किया आप लोग के लिए न्यूमेरिकल, तो इसको समझना बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, तो ध्यान से समझिए। पहले डायग्राम पे चले जाइए, एक वर्ग है, वर्ग के 4 कोने ए बी सी डी पे स्मॉल चार्ज क्यू क्यू रखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डी वाले
जो आवेश रखा है डी वाले कोने पर, उस पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो आप हम लोग विद्युत में हम लोग आवेश के गुणों से जान चुके हैं कि सेम पोलैरिटी वाले चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो डी पे जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर जिसके इसके अराउंड 3 चार्ज और हैं, एक ए पे, एक बी पे और एक सी पे, और तीनों चार्ज कैसे हैं, एक सेम पोलैरिटी के हैं। देखिए सब प्लस प्लस के ही हैं ऑलमोस्ट, क्यों नेगेटिव नहीं लगा हुआ है। तो तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तीनों पॉजिटिव चार्ज इस डी वाले चार्ज पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब ए वाला फोर्स जब ए वाले पॉइंट वाला फोर्स, ए पॉइंट वाला चार्ज जब डी पॉइंट वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एफ डी ए, नीचे की ओर। देखिए जब ए से डी की ओर आएंगे तो फोर्स क्या होगा, एफ डी ए, नीचे की ओर आएगा। ऐसे ही बी से जब डी की ओर आएंगे तो एफ डी बी फोर्स एक इटैलिक लाइन में जाएगा, और सी से जब डी की ओर फोर्स लगाएंगे तो एफ डी सी फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है लेफ्ट साइड की ओर। तो ये तीन फोर्स हो जाएंगे, तीन फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो गई है। और सिंस फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कूलम के नियम से, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/2 तो चार्ज तो सब सेम है। डिस्टेंस यहाँ पे दो डिस्टेंस ऐसी हैं जो सेम है। देखिए एक तो ए और डी, और एक सी और डी। ए और डी की डिस्टेंस और सी और डी की डिस्टेंस सेम है, स्मॉल ए स्मॉल है। ये कि बी और डी की डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, वो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, क्योंकि डी सी कितनी है ए, बी सी कितनी है ए, और ये जो ट्रायंगल बन जाएगा कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी। ट्रायंगल डी बी सी को देखिए, ट्रायंगल डी बी सी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये जो विकर्ण बनना है, कर्ण बनना है, डी बी कर्ण है, डी बी कर्ण की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। इस फॉर्मूले से आप ये डी बी डिस्टेंस निकालिए, वो A√2 आ रही है। तो A√2 आपको ये डिस्टेंस मिल गई है, बाकी दो डिस्टेंस आपके पता ही है, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो एक एक करके हम तीनों फोर्स निकाल लेते हैं। तो पहला फोर्स हम निकालना है एफ डी ए, यानी जो डी पे चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, उस पर ए पे जो चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, उस पर लगने वाला बल। तो फिर से वही देखिए, चार्ज क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। Q1 Q2 यहाँ पे क्यू आएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस की यहाँ पे स्मॉल ए आया है, तो वो डिस्टेंस क्या हो रही है, स्मॉल ए स्क्वायर। तो एफ डी ए आ गया। ऐसे ही एफ डी सी निकालेंगे। एफ डी सी निकालने के लिए आपको देखिए सी वाली डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है, तो स्मॉल ए डिस्टेंस आ जाएगी इसमें आपके पास। स्मॉल ए डिस्टेंस है, चार्ज फिर से क्यू क्यू है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला फिर से तैयार हो गया, सेम एक्सप्रेशन। लेकिन जब आप बी के लिए निकालेंगे, बी से जो डी पे चार्ज आ रहा है, तो डिस्टेंस इस बार √2a है। आप √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अपॉन में 2a स्क्वायर आ रहा है, जबकि ऊपर क्यू स्क्वायर ही आ रहा है। क्यू स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज क्यू क्यू हैं, क्योंकि क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीन आपके पास फोर्सेस आ गए हैं, तीनों का अमाउंट आ गए हैं। तो जो फोर्स है डी पे जो लगने वाला फोर्स है वो आपको निकालना है। और आप यहाँ पे फोर्स में ध्यान से एक बात देखिए कि ये तीनों फोर्स, जो फोर्स होती है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि में जो योग करा जाता है तो सदिश योग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे जो एफ डी ए फोर्स है, एफ डी ए का कंपोनेंट एफ डी बी के अलॉन्ग, और एफ डी सी जो फोर्स है उसका भी कंपोनेंट एफ डी बी के अलॉन्ग निकालना है। तो दोनों जो फोर्स हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस मेरे सेंटेंस को, जो एफ डी सी फोर्स है और जो एफ डी ए फोर्स है, वो दोनों फोर्स के जो एफ डी बी से एंगल है वो 45 डिग्री के हैं। ठीक है ना। तो जो एफ डी सी फोर्स है उसका कंपोनेंट एफ डी बी के अलॉन्ग निकालेंगे तो उसका कंपोनेंट आएगा एफ डी सी कॉस 45 डिग्री। एफ डी सी का जो कंपोनेंट होगा एफ डी बी के अलॉन्ग वो होगा एफ डी सी कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली एफ डी ए का फोर्स जो एफ डी बी के अलॉन्ग होगा वो भी एफ डी ए कॉस 45 डिग्री ही होगा। देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिखाता हूँ, ऊपर देखिए एफ डी बी तो एफ डी बी के डायरेक्शन में ही है। एफ डी ए का जो कंपोनेंट होगा एफ डी बी के डायरेक्शन में वो होगा एफ डी ए कॉस 45 डिग्री। ऐसी एफ डी सी का जो एफ डी बी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ डी सी कॉस 45 डिग्री। तो एफ डी बी वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, वो आप वैल्यू रख देंगे। 1/4 सब में कॉमन है, वो बाहर कर दिया है। बाकी क्यू स्क्वायर सब में ऊपर आ रहा है, वो क्यू स्क्वायर देखिए सब में ऊपर है। एक केवल एफ डी बी वाले में 2a स्क्वायर आया हुआ है, वो 2a स्क्वायर आया हुआ है। एफ डी वाले में a स्क्वायर आ रहा है, एफ डी सी वाले में भी a स्क्वायर है। बाकी कॉस 45 डिग्री लगे हुए हैं। अब बाकी सब में से देखिए फिर से नेक्स्ट लाइन में देखिए, थर्ड लाइन में उन्होंने सब में से क्यू स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 रह गया पहले वाले में, प्लस 1/√2 रह गया दूसरे वाले में। क्यों, क्योंकि कॉस 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2, और प्लस तीसरे वाले में 1/√2 आएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर और a स्क्वायर बाहर चला गया। 1/√2 कहाँ से आ रहा है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू। अब जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, इनको आप एलसीएम लेके जोड़ लीजिए, बहुत ईजी है, जुड़ जाएगा आपके पास। तो जोड़ने के बाद ये फाइनल एक्सप्रेशन नीचे आ गया है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज डी। ठीक है, जो पॉइंट चार्ज जो है पॉइंट डी पे रखा हुआ है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो आपके सामने एक्सप्रेशन ये आ गया है।
सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स एंड दिस डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग बी डी। देखिए नीचे दिया हुआ ये बल बी डी के अनुदिश है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी डी। वेल स्टूडेंट्स, आज आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिए मुझसे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ध्यान से कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है और आपकी शुरुआत है इस 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स की, तो ध्यान से करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर न्यूमेरिकल डील कीजिए, और ई पाठशाला ऐप से एनसीईआरटी की बुक्स देखिए, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हों उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ध्यान से। ओके, ऑल द बेस्ट, ट्राई हार्ड, फिर मिलते हैं। थैंक यू।